नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर, अगर आपके पास 4 पहिया वाहन यानी कि गाड़ी है तो आप हो जाएं सावधान, क्योंकि 1 जनवरी से बदल रहे हैं नियम। अगर 1 जनवरी से नियम का पालन नहीं किया तो लगेगा बहुत बड़ा जुर्माना। और क्या है नियम, अगर नहीं पता है तो वीडियो को जरूर देखें, इसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में कौन सा नियम बदल दिया है और उस नियम से क्या प्रॉफिट होने वाला है, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और पिछले 48 घंटों में कोरोना से कितने लोगों की जान बिहार में गया और क्या बिहार में कोरोना बड़ा रूप लेने वाला है, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और बिहार में किसानों के लिए क्या है बहुत बड़ा खुशखबरी और क्या है नया नियम, इसका पूरा जानकारी और अपडेट हम आपको इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार के सरकारी अस्पताल में अब कौन सा नियम बदलने वाला है और उस नियम से क्या होने वाला है फायदा, इसका पूरा जानकारी डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में देंगे। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेता बोले, आज कोई नतीजा नहीं निकला तो 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। क्या ये सही है, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों, आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज का पहला खबर, जनवरी से सभी टोल प्लाजे होंगे कैशलेस, बिना फास्टैग गुजरने पर 10 गुना तक होगा जुर्माना। 1 जनवरी से टोल प्लाजा से वही गाड़ियां गुजर पाएंगी जिन पर फास्टैग लगा होगा। ऐसा नहीं करने पर निर्धारित शुल्क से 2 से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। फिलहाल प्रदेश में लगभग 20 लाख और पटना में 3 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर फास्टैग नहीं लगा है। इसे 200 से 800 रुपए तक में लगवाया जा सकता है। और बिहार में लगभग 90 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, जिनमें 14.5 लाख पटना में है और 30 लाख 4 पहिया गाड़ियां जो है सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 5 लाख ट्रक और 50,000 बस के साथ ही जीप, ट्रेलर और ऑटो हैं। और टोल प्लाजा के रेट के मुताबिक 200 से 7,000 या उससे अधिक जुर्माना देना होगा। दीदारगंज टोल प्लाजा पर बगैर फास्टैग के आवाजाही करते हैं तो 200 रुपए से 1,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। NHAI के RO चंदन वत्स का कहना है कि यदि 1 जनवरी से वाहन मालिक बगैर फास्टैग लगाए टोल प्लाजा पर आवाजाही करेंगे तो उन पर 10 गुना तक जुर्माना लग सकता है। और बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में कौन सा नियम बदल दिया और उस नियम से क्या प्रॉफिट होने वाला है, इसका पूरा जानकारी अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी स्कूलों से भागने वाले अध्यापकों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की बड़ी बड़ी तस्वीर फ्लैक्स लगाने का आदेश जारी किया गया है। अध्यापकों की तस्वीर के साथ उनका पद और मोबाइल नंबर भी फ्लैक्स पर अंकित किया जाएगा। इससे कोई भी अभिभावक स्कूल पर उपाध्यायों यानी कि उपाध्यायों की उपस्थिति आसानी से जान सकेंगे। शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 साल पहले वर्ष 2018 में यह व्यवस्था देश में पहली बार प्रयोग के तौर पर लागू की थी। इसका उद्देश्य था कि विद्यालय के अध्यापकों को क्षेत्र के लोग जान सकें, उनकी योग्यता और विशेष के टीचरों को आम आदमी तक पहुंचाना इस योजना का बहुत बड़ा उद्देश्य रहा। इस प्रयोग के बाद उत्तर प्रदेश में स्कूलों से भागने वाले अध्यापकों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सका था। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आए थे जिसमें पोस्टिंग किसी टीचर की थी और पढ़ा कोई और रहा था। ऐसे स्कैम अन्य प्रदेशों में भी चल रहे हैं और बिहार को ऐसे मामलों से मुक्त रखने के लिए बिहार सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है। बिहार में पिछले 48 घंटे में कोरोना से कितने लोगों की जान गई और बिहार में क्या बड़ा रूप लेने वाला है कोरोना, इस वीडियो में आपको सटीक जानकारी बताएंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोरोना का संक्रमण जो है अब घातक होता जा रहा है। संक्रमण का ग्राफ तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा तेजी से ऊपर की ओर चल रहा है। शुक्रवार को 3 लोगों की इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत हो गया, जिसमें पटना के अगम कुआं का एक संक्रमित भी शामिल है, जबकि सारण पूर्णिया के एक संक्रमित की मौत हो गया।
गुरुवार को। शुक्रवार के 2 दिनों में पटना के 3 और मधेपुरा गया के एक संक्रमित की मौत हुई। शुक्रवार को 24 घंटे में बिहार में 619 कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें पटना के 211 संक्रमित शामिल हैं। पटना में कोरोना का मामला कम नहीं हो रहा है और शुक्रवार को 200 नए मामले आए हैं। इसमें पटना एम्स में 19 संक्रमितों को भर्ती किया गया। पटना एम्स में कुल 175 संक्रमित शुक्रवार तक भर्ती रहे और पटना एम्स में शुक्रवार को 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जी हां फ्रेंड, 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि उसका उम्र 35 वर्ष था और इसके साथ ही एक 72 वर्ष और एक 55 साल के संक्रमित की मौत हुआ। गुरुवार को 5 लोगों की पटना एम्स में इलाज के दौरान मौत हुआ था। इसमें 88, 68, 60 और 62 साल के 2 संक्रमित शामिल थे। बिहार में किसानों के लिए क्या है बहुत बड़ा खुशखबरी और क्या है नया नियम, इसका पूरा जानकारी अभी इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो आप पूरा जरूर देखें। बिहार में किसानों से धान खरीदने का लक्ष्य 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब पैक्स और व्यापार मंडल में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 30 लाख की जगह 45 लाख टन धान की खरीद की जाएगी। केंद्र ने इससे संबंधित राज्य के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पहले 30 लाख टन धान से 18 लाख टन चावल देना था। अब 45 लाख टन धान से 30 लाख टन चावल तैयार करके देना होगा। इस चावल को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पीडीएस दुकानों से लाभुकों तक पहुंचाया जाता है। केंद्रीय मंत्रालय ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की तरह काम करेंगे। धान खरीद 23 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगी और चावल जो है 31 जुलाई तक देना है। और राज्य सरकार ने इस वर्ष धान की खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध भी किया था। बिहार के सरकारी अस्पताल में अब कौन सा नियम बदलने वाला है और उस नियम से क्या होने वाला है, इसका पूरा जानकारी अभी इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। अब सरकारी अस्पताल में पहुंचते ही मरीज जो हो जाएंगे ऑनलाइन, यानी कि संजीवनी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही उनकी सारी जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी। मरीज से संबंधित इलाज के बारे में सभी जानकारी पोर्टल पर दिखेगी। इसमें मरीज के दिखाने की तिथि, डॉक्टर का नाम, अस्पताल का नाम, जांच रिपोर्ट, सुझाव दी गई दवा से संबंधित हर जानकारी पोर्टल पर होगी। मरीज को कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि रोगी भी अपने इलाज से संबंधित सभी विवरण अपने स्तर से जांच लेगा। शुक्रवार को पटना के डीएम कुमार रवि ने प्रयोग के तौर पर 2 अस्पतालों से इसकी शुरुआत की है। पटना के डीएम कुमार रवि ने संजीवनी प्लस सॉफ्टवेयर पर आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। प्राथमिक एवं प्रायोगिक तौर पर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवारी शरीफ से इसे लॉन्च किया गया है। प्रयोग सफल रहा तो पटना के सभी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा कर दी जाएगी। सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेता बोले, आज कोई नतीजा नहीं निकलता है तो 8 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। 10 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। बता दें कि किसान नेताओं और सरकार के बीच गुरुवार को ही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसानों और सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत होनी है। किसानों के साथ 5वें दौर की बैठक से पहले इस मुद्दे का उचित हल तलाशने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। वही किसान नेताओं ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि इन नए कृषि कानून को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी नए कानूनों में संशोधन नहीं चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है और किसान ने सरकार से जल्दी उनकी मांग मनाने की अपील की है। इसके साथ ही किसान संगठन ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है और साथ ही उन्होंने इस टोल प्लाजाओं पर कब्जे करने की भी चेतावनी दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में लगी गाड़ियों का अभी तक नहीं किया गया है भुगतान। दर दर भटक रहे हैं वाहन मालिक।
चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन चुनावी कार्य में लगी वाहनों के मालिक को अब तक वाहन का किराया नहीं मिल सका है। परिवहन विभाग के आदेश के बावजूद जिले की ओर से इन वाहन मालिकों को पैसे नहीं दिए गए हैं। इसका कारण जो है, आज भी वाहन मालिक बकाये पैसे को लेकर अधिकारियों के दरवाजे पर आने के लिए विवश हैं। इस चुनाव में पूरे बिहार में 1.5 लाख से अधिक गाड़ियों का उपयोग हुआ। एसी, नॉन एसी, छोटे बड़े वाहन के अनुसार गाड़ियों का किराया तय किया गया था। गाड़ियों की जब्ती के साथ ही परिवहन विभाग ने वाहनों का दैनिक किराए के अलावा तेल का पैसा भी अलग से देने का आदेश दिया था। ड्राइवरों को खाने पीने की राशि भी अलग से हर रोज देनी थी। इसके लिए हर एक जिले में बने वाहन कोषांग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। विभाग ने 2 टूक कहा था कि किसी भी कीमत पर चुनावी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए गाड़ी जब्ती प्रक्रिया में किसी तरह के नियम के खिलाफ काम न किया जाए। विभाग ने कहा था कि जैसे जैसे चुनाव समाप्त होते जाएं, वाहन मालिकों का किराया भुगतान भी कर दिया जाए। खासकर वैसी गाड़ियां जिन्हें चुनावी कार्य से मुक्त कर दिया गया है, उसका भुगतान किसी भी कीमत में ना रोका जाए। जैसे ही चुनावी मतगणना हो जाए उसके बाद सभी वाहन मालिकों को वाहन किराया दे दिया जाए। और विभाग का यह आदेश जिला में पालन नहीं हुआ। अन्य जिलों की कौन क्या कहें, पटना में ही अभी सैकड़ों वाहन मालिकों को चुनावी कार्य का पैसा नहीं मिल सका। परिवहन विभाग ने एक बार फिर जिले को कहा कि वह चुनावी कार्य में लगे वाहनों को अविलंब किराया भुगतान कर दें, क्योंकि अगले साल पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में भविष्य में वाहन मालिक अपनी गाड़ी देने में आनाकानी नहीं करें। इसके लिए यह जरूरी है कुछ सबों को समय पर उनका भुगतान कर दिया जाए। गांधी मैदान में नहीं मिली इजाजत तो गेट पर ही तेजस्वी की अगुवाई में धरने पर बैठ गए कार्यकर्ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र के नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया। तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन के नेता आज गांधी मैदान के बाहर गेट नंबर 4 पर बैठे थे। तेजस्वी ने गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देने का आह्वान किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद आरजेडी कार्यकर्ता गेट पर ही धरने पर बैठ गए। तेजस्वी यादव ने आरोप जड़ा कि केंद्र के किसान और मजदूर विरोधी फैसलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहभागी हैं। केंद्र सरकार आज जो बातचीत कर रही है वह कानून बनाने से पहले होनी चाहिए थी। उन्होंने राज्य के सभी किसानों और संगठनों के बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को भी प्राइवेट कंपनियों को देने की साजिश रच रही है। ट्रायल के 14 दिन बाद हरियाणा के गृह मंत्री को कोरोना हो गया। कंपनी की सफाई 2 डोज के बाद ही वैक्सीन असरदार होता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए। शनिवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद उसकी जानकारी दी। यह भी कहा कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी कोरोना का टेस्ट करवा लें। विज ने नवंबर में कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल में शामिल होने वाले पहले वॉलंटियर थे। मामला गरमाया तो कंपनी की तरफ से सफाई आया। भारत बायोटेक ने बयान जारी किया कि कोवैक्सीन का 2 ट्रायल शेड्यूल है। 2 डोज 28 दिन में दिए जाने हैं और दूसरी डोज जो है 14 दिन बाद दी जानी है, जिसके बाद ही इसकी एफिकेंसी जो है पता चलेगी। कोवैक्सीन को इस तरह ही बनाया गया है कि 2 डोज लेने के बाद ही यह असर दिखाएगी। पटना में वैक्सीन लगाने के लिए बनी टास्क फोर्स। एक कर्मचारी 100 को लगाएंगे टीका। पटना के स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथ ही कोरोना का टीका कैसे लगेगा, टीका कहां पर उपलब्ध होगा, टीका कौन लोग लगाएंगे, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगा, इसका उपयोग पूरा किया जा रहा है। भंडारण की कहां और क्या व्यवस्था होगी, इन सभी मुद्दों पर शुक्रवार की शाम डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सिविल सर्जन समेत जिला के सभी संबंधित पदाधिकारियों ने शिरकत की। यह जानकारी जिले के डीआईओ डॉक्टर एसपी विनायक ने दी। उन्होंने बताया कि टीका कैसे लगेगा, इसके लिए माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश अफसरों को दिया गया है। टीके के वितरण, भंडारण और कोल्ड चेन मेंटेनेंस करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक कर्मी 100 लोगों को टीका लगाएंगे। हालांकि उनके सहयोग के लिए साथ में 2 और लोग रहेंगे और पहले कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा। अभी तक पटना के 12,800 स्वास्थ्य कर्मी की सूची तैयार कर ली गई है और बाकी की सूची तैयार की जा रही है। इसी सूची को पोर्टल पर भी अपलोड करने का काम शुरू कर दिया गया है और शनिवार तक जिला के सभी सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार कर ली जाएगी।
पटना में 3 दिन में दूसरी बार ट्रेन से सोना बरामद किया गया। गुवाहाटी में पकड़ा गया मास्टरमाइंड। DRI को सोना तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 3 दिनों के भीतर विदेश से लाए गए सोने की दूसरी खेप पटना में पकड़ी गई। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से गुरुवार की देर रात तस्करों से 2 किलो सोना बरामद किया गया। 2 तस्कर भी पकड़े गए। DRI पटना को सूचना मिली थी कि डिब्रूगढ़ राजधानी से सोना की तस्करी हो रही है। सूचना पर टीम ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही कार्रवाई शुरू कर दी। 2 व्यक्तियों की तलाशी ली गई। उनके अंत वस्त्रों में छिपा कर रखे गए 1-1 किलो सोना बरामद हुआ। दोनों के पास 6 बिस्किट थे और सोना की कीमत तकरीबन 1.1 करोड़ आंकी गई। गिरफ्तारी किए गए तस्करों में सुलिन लोन और रवि चुंग शामिल हैं। दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पूछताछ के दौरान तस्करों ने DRI को बताया कि वह गुवाहाटी से राजधानी ट्रेन में सवार हुए और दिल्ली में किसी शख्स को सोना देना था। गौर हो कि DRI ने 1 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से 1 दिसंबर को 1.5 किलो सोना बरामद किया था। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, लालू प्रसाद को किस नियम से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया, उन्हें मोबाइल कैसे मिला। चारा घोटाले में सजा याफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के केली बंगले में किस नियम के तहत शिफ्ट किया गया। लालू को केली बंगले में शिफ्ट करने का फैसला किसका था, उन्हें मोबाइल कैसे मिला। हाई कोर्ट के वकील मनोज टंडन ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर लालू प्रसाद के लिए जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या कैदी को बंगले में शिफ्ट किया जा सकता है। लालू को कौन कौन सी बीमारी है जिसका इलाज जेल में न कराकर बंगले में कराया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। उसी दिन सरकार को जवाब देना है। ब्रिटेन के बाद अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। ब्रिटेन के बाद बहरीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का आपात इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी दी है। बहरीन की सरकार संवाद एजेंसी ने शुक्रवार रात को इसकी घोषणा की। एजेंसी ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के गहन विश्लेषण और समीक्षा के बाद बहरीन के स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने इस आपात को मंजूरी दे दी। इटली में हालात फिर बेकाबू, अस्पताल में बेड कम पड़े। अमेरिका में इस हफ्ते हर दिन औसतन 1800 लोगों की मौतें हुआ। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.62 करोड़ के पार हो गया। 4 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,23,000 से ज्यादा लोग अपना जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा जो है www.worldometer.info. कोरोना वायरस के मुताबिक है। इटली में संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 993 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार क्रिसमस, बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर प्रतिबंधों के साए में गुजरेंगे। यूरोपीय देशों में जहां हालात मार्च और अप्रैल में थे, लगभग वही फिर बनने लगे हैं। फ्रांस और जर्मनी ने सख्त प्रतिबंधों और लॉकडाउन से कुछ हद तक इन पर काबू पाया, लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। शुक्रवार को यहां 993 लोगों की मौत हो गया और अब तक 58,000 लोग संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। इटली सरकार का कहना है कि सरकार अस्पतालों में बेड कम होते जा रहे हैं। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि फेस्टिव सीजन में प्रतिबंध पहले से ज्यादा सख्त होंगे और लोगों को मानसिक तौर पर घर में ही रहने के लिए तैयार होना होगा। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।